इंडिया बोले में आज बात मदरसों की। हमारे मुल्क में मदरसे अब से नहीं बरसों से हैं। आधुनिक भारत में पहला मदरसा साल 1866 में बना था। आज़ादी की लड़ाई में भी मदरसों की अहम भूमिका रही है। देश की कई नामी हस्तियों का ताल्लुक मदरसों से रहा है। आज भी मदरसों में करीब 3% बच्चे तालीम हासिल करते हैं, या कहें लाखों बच्चे। लेकिन बदलते वक्त में मदरसों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कभी गैर जरूरी फतवों को लेकर तो कभी किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी को लेकर। ताज़ा विवाद शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के बयान पर है, जिन्होंने कहा है कि मदरसे आतंक की पाठशाला है। कई मुस्लिम नेता वसीम रिजवी के इस बयान पर सवाल खड़ा कर चुके हैं, लेकिन सवाल कुछ और भी हैं। मसलन बीते 15 अगस्त को मदरसों की वीडियो रिकॉर्डिंग को ज़रूरी जब बनाया जाता है तो उसका विरोध क्यों खड़ा होता है? कुछ मदरसे अपनी जानकारी योगी सरकार से साझा करने में क्यों बचते हैं? उत्तराखंड के मदरसे में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाने का विरोध आखिर क्यों होता है? आखिर क्यों आतंकी हमले का अलर्ट जारी होते ही कुछ मदरसों की भी निगरानी बढ़ जाती है? ये विश्वास का संकट है या वाकई कहीं कुछ बड़ी गंभीर गड़बड़ है? क्या वाकई देश के मदरसे आतंक की पाठशाला हैं, या ऐसे आरोप मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है? इसी तमाम सवालों को समझने की कोशिश आज इंडिया बोले। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वसीम रिजवी साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं शिया वक्फ बोर्ड के। हमारे साथ नवीन कुमार जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में विजय शंकर तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ मौलाना अब्दुल हामिद नोमानी साहब हैं, आप मुस्लिम धर्म गुरु हैं। हमारे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, और हमारे साथ जुड़ रही हैं यति चेतनानंद सरस्वती जी। और आप सब खास मेहमानों से सवाल पूछने के लिए जनता जनार्दन भी मौजूद है। और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। मदरसों पर मचा है महासंग्राम। विवादों के केंद्र में है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी। रिजवी के बयान पर उठा बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। विवाद इतना बढ़ चुका है कि रिजवी ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया है कि दाऊद इब्राहिम की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। वसीम रिजवी का कहना है कि धमकी मदरसा शिक्षा को लेकर सवाल उठाए जाने के मामले में मिली है। उन्होंने धमकी वाला ऑडियो क्लिप थाने में सौंपा है। पिछले दिनों वसीम रिजवी ने मदरसों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था और उन्हें बंद करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ। मैंने सारे मदरसों को नहीं कहा। मौलाना कल्बे सादिक साहब मदरसा नहीं चला रहे, वो एक यूनिटी स्कूल चला रहे। ऐसे ही होना चाहिए। मैंने सारे मदरसों को नहीं कहा। जो मदरसे गलत हैं उनको गलत कहा जाएगा। वहाँ भी मसलक के कुछ मदरसे ऐसे हैं कि जहाँ पर कट्टरपंथी मानसिकता को जन्म दिया जा रहा है, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, सूफी हो, उनके मदरसे ऐसे नहीं है। मदरसों पर वसीम रिजवी के बयान की तीखी आलोचना हो रही है। कई धार्मिक संगठनों ने उनके बयान की आलोचना की है। उनके खिलाफ सख्त सरकार को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इदारे पर जिसने मुल्क की आज़ादी में 52,000 से ज़्यादा उलमा इकराम ने बाकायदा जो मदारिस के फारिग थे उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को आज़ाद कराया है। और जहाँ तक वो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं तो शायद कि वसीम रिजवी साहब को ये बात पता नहीं है कि इसी मदारिस के फारिग खुद APJ अब्दुल कलाम थे। विवादित बयान के बीच रिजवी को मिली धमकी से प्रशासन भी सतर्क हो गया है। मैं कहता हूं, एक बार समझा दीजिए उसे, क्या समझा रहा हूँ। अरे भाई कौन बोल रहे हो भाई? बताया जा रहा है कि रिजवी को नेपाल से फोन किया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। टीम न्यूज नेशन। और सवालों की शुरुआत करते हैं। वसीम रिजवी साहब, क्यों आपको लगता है कि इस देश के मदरसे या इस देश के कुछ मदरसे आतंक की पाठशाला हैं? देखिए, मैंने कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। मैंने जो रिकॉर्ड्स में मौजूद है, वेस्ट बंगाल के वो मदरसे जो जिहादी ग्रुप से लिंक थे उनकी रिपोर्ट मौजूद है, उनको मैंने कहा है। मैंने सब मदरसों की कोई बात नहीं कही है। रिजवी साहब, जो आपने कहा था, क्या उसका मतलब ये निकाला जाए कि इस देश में जहां हजारों मदरसे हैं, सिर्फ 1 या 2 मदरसे ऐसे हैं जो आतंकी पाठशाला हैं? क्या आपने ये कहा था?
मैंने 1-2 की बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि केरल के कुछ मामले सामने आए हैं, वेस्ट बंगाल के मदरसे सामने आए हैं। वेस्ट बंगाल में 58 मदरसे, ये हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट्स कह रही हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं, कोई शख्स भी देख सकता है। इनको सारे मदरसों से नहीं जोड़ना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि वसीम रिजवी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे चलते हैं वो सब ठीक हैं, दुरुस्त हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई आतंकी पाठशाला नहीं है? नहीं, उनमें जो उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते हैं उनके बहुत ज्यादा मदरसे ऐसे हैं कि जहां पे निचले स्तर की एजुकेशन दी जा रही है, टाट पट्टी पर बिठाकर उनको गांव में पढ़ाया जा रहा है। मैंने मदरसों को सुधारने की बात की है। नुमानी साहब, वसीम रिजवी जिनके बयान को लेकर इतना बवाल मचा, वो क्या गलत कह रहे हैं अगर पश्चिम बंगाल और केरल के मदरसों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, साथ में बाकी मदरसों की जो तालीम है और उसका जो पूरा सिस्टम है उस पर सवाल खड़ा कर? देखिए, यहाँ हर आदमी को जो है, जो भी आपका विचार है उसके अनुरूप आप जो है काम करें, पढ़ाई लिखाएं। बहुत से जो है गुरुकुल भी हैं, शिशु मंदिर भी हैं, कोई एतराज़ नहीं कर रहा है। तो मदरसों के एतराज़ है। वसीम साहब को जो है ना एक रास्ता मिल गया है कि कुछ ऐसी बात कहो। माफ कीजिए, बीच में रोक रहा हूँ। यहाँ पर आतंक की पाठशाला का भी जिक्र कर रहे हैं वसीम रिजवी साहब। वही मैं कह रहा हूँ ना, पश्चिम बंगाल और केरल के संदर्भ में। हाँ, तो जहाँ पर जो है, जहाँ पर संदेह हो, सब जगह जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे मदरसा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, मठ हो, कहीं भी है। सबसे जो है सर्वोपरि जो है वो देश की जो है तो आप मानते हैं कि वसीम रिजवी साहब जो कह रहे हैं आतंकी पाठशाला हैं कुछ मदरसे इस देश में, इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, है, ये मैं नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं अगर है तो उसके लिए जो है अथॉरिटी है, सरकार है, कानून है, पुलिस है, सब कुछ है वो। लेकिन ये जो कह रहे हैं ये सिर्फ जो है प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने आप को सामने लाने के लिए, और उनके संबंध में जो बहुत सारे आरोप है वक्फ संपत्ति को खुरद बुरद करने के लिए, उससे जो है ध्यान हटाने के लिए कह रहे हैं। सुर्खियों में रहने के लिए आप ये बातें कर रहे हैं? देखिए, ये मेरी बात को कमजोर करने का एक तरीका इन लोगों ने बना लिया है। अगर मैंने जो बात रखी है वो जायज है या नाजायज है, उसके ऊपर बात करो। आप मेरे ऊपर पर्सनल एलिगेशंस लगाते हो, वो एलिगेशंस जिसमें मैं बिल्कुल शामिल नहीं हूं, वो एलिगेशंस जो कि वो तो सरकार के पास है ना, वो एलिगेशन जिसके तमाम जांचें हो चुकी हैं, वो सरकार ने गुमराह करते हैं, मेरी बात को कमजोर करते हैं। सरकार ने कार्रवाई नहीं की बंगाल में, क्या केरला मैंने कौन सा गुनाह किया है मौलवी साहब कि अगर मदरसों में कॉन्वेंट एजुकेशन की बात की है? नहीं, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले? आप सरकार है, अपने वक्त हो रही है, ठीक है, तो मैंने कौन सा गुनाह किया? संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है कि गुरुकुल में जो है, शिशु मंदिर में, मदरसों में अगर के मदरसों को अगर और अच्छा बनाने की बात कही है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? बुरा इसलिए क्यों लग रहा है? आप क्यों नहीं चाहते कि इसलिए बुरा लगा है? मैं आता हूं वसीम रिजवी साहब आपके पास भी आता हूं। वसीम रिजवी साहब आपके पास भी आऊंगा, बेहतर बनाना, ठीक है। नुमानी साहब आपके पास भी आऊंगा, सभी कर रहे हैं। नवीन कुमार के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नवीन कुमार, क्या सरकार वसीम रिजवी के इस बयान से इत्तेफाक रखती है? राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। और जो नुमानी साहब कह रहे हैं कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो वो आंकड़े सरकार को दीजिए ना, सरकार कार्रवाई करेगी, दिक्कत कहां है? अनुराग जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश में मदरसों की बाढ़ आई, वो भी सीमावर्ती राज्यों में, और उसकी जब ये सारे के सारे आंकड़े सामने आए 2008 में, आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि जब मैंने मेरी पुस्तक थी इस्लामिक मदरसे बेनकाब, और जब इसके अंदर उन मदरसों की पूरी जानकारी दी और बताया, तो सरकार ने कोई काम नहीं किया उस समय सरकार ने। अब इस सरकार ने जब काम करना शुरू किया तब इनको कष्ट होना शुरू हुआ। सरकार ने कहा कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब रजिस्ट्रेशन की बात हुई तो 2200 से ज़्यादा मदरसों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तब सब के सब ये खड़े हो गए कि इस्लाम पर खतरा है, मदरसे अपना रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं। तब किसी मौलवी ने एक बार आकर के नहीं कहा कि सबको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, गलत तरीके से काम होने वाले नहीं चलेंगे। आज केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में मदरसों के अंदर क्या हो रहा है? क्या देख नहीं रहे? क्या वहां पर से निकलने वाले बच्चे जिहादी नहीं बन रहे हैं क्या? अब्दुल रहमान आबिद साहब, सवाल सीधा आपसे, क्या इतनी ईमानदारी है कि हम स्वीकार सकें कि हाँ मदरसों में कुछ दिक्कत है, हम इस बात को मानते हैं, जांच होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए? क्या आरएसएस वाले इस बात को स्वीकार सकते हैं कि केरल में उनके मंदिरों में
आरएसएस के लोग जो है बम बनाते हुए पकड़े गए और धमाके हुए, और कलकत्ता में भी ऐसे ही हुआ और बिहार में भी ऐसे ही हुआ। नहीं सुनिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। सवाल का जवाब सवाल ही है यहाँ पर, इसलिए कि यहाँ पर मदरसों में भी गड़बड़ होगी, आप ये नहीं है। मदरसे अगर ना होते आज आप डिबेट नहीं कर सकते थे इस भारत में। मदरसे अगर ना होते भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती थी, अंग्रेजों के गुलाम रहते आप आज तक। मदरसों ने भारत को आजादी दिलाई है। आप लोग बेईमानी करके आज उन्हीं मदरसों पर संदिग्धता का जाल फैलाना चाह रहे हैं। इसलिए कि पूरा कुरान, पूरा इस्लाम आतंकवाद के खिलाफ है। इंसानियत को डेवलप करने में, इंसानियत को बिल्डअप करने का मिशन ही इस्लाम है। तो जो वसीम रिजवी कह रहे हैं, सवाल ही नहीं हो सकता। जो वसीम रिजवी कह रहे हैं, वसीम रिजवी डाकू आदमी है जिसने डकैती डाल करके सारा शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियां डकार ली है। जेल में जाने के लिए कागजात पूरे तैयार रखे हुए हैं। पूरी गवर्नमेंट की एजेंसियां इस आदमी के पीछे लगी हुई है। अपनी जान बचाने के लिए ये बीजेपी के चरणों में नमस्तक करने जा रहा है। इस तरह के अनर्गल झूठे आरोप अरे कल्बे जवाद नकवी का सामना करिए, कल्बे जवाद नकवी साहब का सामना कीजिए, जो शिया कम्युनिटी के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, उनका सामना करने का साहस कीजिए। जरा देखिए उनके सामने होकर के वो आपको आईना दिखा रहे हैं सही से। आप डाकू हैं इस वक्त शिया कम्युनिटी के, आप मुजरिम हैं हिंदुस्तान के कानून के। नरसिंहानंद सर, अरे कम से कम बुनियादी सवाल ये, कुछ पढ़ लीजिए। क्या इस तरीके के आरोप लगाकर कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर? देखिए, आपने एक बहुत समझदारी पूर्वक बहुत अच्छी डिबेट शुरू की, लेकिन मैं इसमें देख रहा हूं कि आप में उतना साहस आप दिखा नहीं पा रहे हैं कि सत्य को स्वीकार कर पाएं। केवल भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया को इस्लामिक मदरसों ने आज जहन्नुम में बदल दिया है। पाकिस्तान के अंदर सुनिए, हमारे देश में 77,000 मदरसों को भारत सरकार मदद दे रही है। कोई सारे मदरसे सरकार मदद क्यों दे रही है? फिर नरसिंहानंद सरस्वती साहब, एक मिनट सुनिए, पहले एक बुनियादी सवाल को सुनिए। आप मेरा बुनियादी सवाल सुनिए। अगर आप माफ कीजिए, एक सुनिए। नरसिंहानंद सरस्वती साहब, अगर सारे मदरसों में गड़बड़ है तो मोदी सरकार मदद क्यों दे रही है उन मदरसों को? पैसा क्यों दे रही है उन मदरसों को? केंद्र सरकार, छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, आप उसे सुनने का थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी सैयद किरमानी नाम के एक बहुत बड़े हमारे क्रिकेटर हैं जिन्हें हम अपने जमाने में अपना आइकन मानते थे। उनके मन में एक दिन आंख देने का आया और उन्होंने एक फार्म भर दिया कि मैं आंख दूंगा। तभी एक मदरसे ने, जो यहाँ का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा है, उसने कहा कि कोई भी मुसलमान अंगदान और आंखें दान नहीं कर सकता, और किरमानी ने उसे वापस लिया। तो देखिए, मानवता के खिलाफ यहाँ के मदरसे क्या कर रहे हैं? अंग लेने के लिए सबसे पहले मुसलमान आगे आते हैं, और जब देने की बात आती है, नहीं, आंकड़ा है, ये आंकड़ा है, अभी मैं गूगल पे आपको दिखा सकता हूं। ठीक, तिवारी साहब, आप एक झटके में कह देते हैं कि मदरसों का मतलब आतंकी पाठशाला, कुछ तथ्य भी होता है क्या, या सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? अनुराग जी, मदरसे बार बार उजागर हुए हैं, आतंकवाद के अड्डे हैं, बहुत सारे मदरसे बार बार उजागर हुआ है। और ये बात जो अभी कही है, जिस पर हम डिस्कोर्स कर रहे हैं, जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो किसी हिंदू धर्मगुरु ने नहीं कहा, हिंदू संगठन के प्रमुख ने नहीं कहा है, जो उनके गलियारों को खूब अच्छे से जानता है, ऐसे वसीम रिजवी ने कहा है। एक मिनट, सुनिए, माफ कीजिएगा, ऐसे नहीं, एक एक करके सुनिए, जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, एक एक करके। वो और कोई नहीं है, सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, इनके गलियारों को खूब जानते हैं, और बड़े जोर शोर से, बड़े चीख चीख कर कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम में हमारा बड़ा योगदान है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो भारत को गुलामी के रास्ते में ले जाने वाले वो लोग हैं जो मदरसों को बचाओ, चलिए वो ऐसे मदरसों को बचाव कर रहे हैं। एक अलग तरीके से बहस आगे बढ़ जाएगी। यति चेतनानंद सरस्वती जी, आप मदरसों की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि क्या आपके मजहब में सब कुछ ठीक चल रहा है, और अगर नहीं ठीक चल रहा है तो फिर वो नैतिकता कैसे आ जाती है कि आप दूसरे मजहब के संगठनों पर सवाल खड़ा करते हैं? अंतर है, एक सेकंड में सुन लीजिए, आपके पास बहुत बड़ा अंतर है। जब हमारे धर्म पे या हमारे धर्म गुरुओं पर या हमारी संस्थाओं पर कोई आक्षेप लगता है, तब हम बहुत खुले दिल से उसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जांच कीजिए, जांच होनी चाहिए, और हर जांच को नुमानी साहब भी कह रहे हैं कि जांच कीजिए। नहीं कह रहे हैं कि जांच कीजिए। केरल और बंगाल में ये समस्या तब हुई जब जनसंख्या हिंदुओं की कम हो गई, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी होने जा रहा है। भूमिका थोड़ी है, नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी होने जा रहा है। उस लड़की ने जो बताया, उसने कहा अगर मदरसों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी तालीम के लिहाज से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो एक बुनियादी सवाल होगा कि सरकार आखिर कर क्या रही है सुधार के लिए? नहीं, वसीम साहब क्या कर रहे हैं?
इनसे पूछिए ना कि आपने सरकार को काम करने तो दे जी, कौन करने नहीं दे रहा है? सुधार के लिए ही सुझाव देने का हर आदमी को हाँ, इख्तियार है। मैंने भी अपना यही लोग सुझाव रखा है। मोल्ला मौलवी जितने हैं जो चैनलों पे बैठ करके दिन रात गालियां देते हैं, ये काम नहीं दे रहे, ये माहौल को खराब करने में लगे हैं। आज मदरसों में सबसे ज्यादा होमोसेक्सुअलिटी है। मदरसों में बढ़ते हुए जिहादी ट्रेनिंग के बारे में अगर बात कर रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। तो उनको कष्ट क्यों है? नवीन थोड़ा बचा कर रखो, कनाट प्रेस में क्या बोलोगे फिर? आप पढ़ा रहे हो भाई, लिख दी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वसीम रिजवी साहब, ये कितना ठीक है, इसी से पता चलता है कि ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं। बार-बार स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और देश को गुलामी के कौन से इस्लाम की आप बात कर रहे हो? अगर मैंने देश को गुलामी के अंदर वसीम रिजवी साहब, मैं आपके पास आऊंगा और खास मेहमानों से सवाल भी करूंगा, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे से जुड़ी ये एक और रिपोर्ट देखिए। मदरसों पर महाभारत, फतों पर सवार, मदरसे सवालों के घेरे में। कभी इन पर वहाबी कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगता है, तो कभी फतवों की वजह से ये सुर्खियां बटोरते हैं। कुछ दिनों पहले झींगा के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। चुस्त बुर्के के खिलाफ भी फरमान जारी हुआ। फतवों का मसला उस वक्त और भी गंभीर हो जाता है जब देश के सबसे नामी मदरसे दारुल उलूम देवबंद की तरफ बार बार अजीबोगरीब फतवे जारी होने के आरोप लगते हैं। दारुल उलूम सोशल साइट पर फोटो अपलोड करने के खिलाफ फतवा जारी कर चुका है। इससे पहले बाल कटवाने और आईब्रो बनवाने को नाजायज करार दिया गया था। 2013 में फोटोग्राफी के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। 2010 में महिला पुरुषों के एक साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे। फतवों और आरोपों की वजह से मदरसों को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि बदलती दुनिया में मदरसों की तस्वीर बदलने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। वसीम रिजवी साहब, एक बुनियादी सवाल जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था, अगर व्यापक सुधार की जरूरत है मदरसों में, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार आखिर कर क्या रही है? जी देखिए, जो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, वो सारे मामलात उनको देखकर इन मामलात पर जो ज़रूरी कदम है देश के मफाद में वो उठाने चाहिए। मदरसों को एक अच्छी तालीम की तरफ ले जाना चाहिए, मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है। और अगर के नहीं सुधारा जाएगा तो आने वाली नस्लें हमारी बेरोज़गारी की तरफ बढ़ेंगी और जहाँ जहाँ पर जी इनका फायदा उठाकर या मुसलमानों की गरीबी का फायदा उठाकर आतंकवादी संगठनें फंडिंग करके कोई मिशन चलाएंगी तो वहां पर साहब दो बातों का जवाब और दीजिएगा अपने अनुभव के आधार पर। अपने लोगों को 2008 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, हमको भी वसीम रिजवी साहब, तो वसीम रिजवी साहब, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसने देश के मुसलमानों की बदहाली की तस्वीर सामने रखी थी। 10 साल तक सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर वो व्यापक काम क्यों नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था? आपके हिसाब से गुनहगार कौन? मुसलमानों की बदहाली की जिम्मेदारी हुकूमतों की है जी। रिपोर्ट आई थी, अगर के कोई ऐसा माहौल बना था या ऐसी रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने आई थी कि मुसलमान बदहाली की तरफ जा रहा है, तो वहां पर उस वक्त की जो हुकूमत थी या जो मौजूदा हुकूमत है, इसके लिए उनको सोचना चाहिए। जो गुजर गई हुकूमत उसने कुछ नहीं किया, मौजूदा हुकूमत है, अगर वो करेगी तो ये बहुत बड़ा एक समाज के ऊपर एहसान होगा और एक अच्छी पहल होगी। हम बेरोजगारी में डूबे हैं तो ये वसीम रिजवी कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों की बदहाली की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन 3.5 साल से ज्यादा लंबा वक्त अब आपको भी हो चुका है। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप मदरसों पर भी सवाल खड़ा करते हैं। बुनियादी सवाल मेरा ये कि आप कितने गंभीर हैं? मुझे लगता है अनुराग जी कि जितने साथी पैनलिस्ट हैं वो ध्यान से सुनेंगे, शायद उनके भी आगे काम में आएगा। आज देश में मुसलमानों के लिए अगर कोई काम कर रहा है, जिसने किया तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जब हम उनको आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं तो जो मुल्ला और मौलवी बड़े सारे खड़े हो जाते हैं कि आधुनिक शिक्षा क्यों, आप जो है इस्लाम में दीनी तालीम के अंदर आप हमारे हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। आज देश के मदरसों को कम से कम हम बाकी की बात ना करें, इस्लामिक मदरसों में जिहादी आतंकवादी पैदा हो गया वो अलग है, लेकिन कम से कम देश में तो हम ये करें। कुमार जी, जब हम पूछ रहे हैं विरोध कौन रहा है, आप ही के लोग करते हैं, सुन लीजिए आप जो है
एक दो नाम बताइए। सुन लीजिए, मुल्ला और मौलवी हैं आप ही के लोग, कई चैनलों पे करते, दूर मत जाइए, आप खोल करके देखिए, आप सुनने की भी कोशिश करिए। नाम बताइए। देश में जिस प्रकार से मदरसों के साथ और मुस्लिम समाज के साथ एक तुष्टीकरण की राजनीति लगातार विपक्षी दल के लोग करते आ रहे हैं, आज उसी का डिमांड करते हैं आप लोगों से, चाहे वो मुस्लिम तलाक का मामला हो, चाहे वो मदरसों में आधुनिक शिक्षा का मामला हो, चाहे मदरसों के अंदर राष्ट्रीय गान गाने का मामला हो, राष्ट्रीय गाने सजाने का मामला हो, मैं आऊंगा हाफिज साहब आपके पास, प्रधानमंत्री का चित्र लगाने की बात हो, ये सब विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने की वीडियो रिकॉर्डिंग मदरसों की ही क्यों होगी? क्योंकि देखो 2014 में भारत सरकार के गृह मंत्री ने एक प्रश्न किया था कि भारत में ऐसे मदरसे चलते हैं जहां पर वहाबी शिक्षा दी जाती है। अच्छा होता नुमानी साहब, आबिद साहब इसको स्वीकार कर लेते, अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो इनकी विश्वसनीयता पर वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ मदरसों की कराएंगे। मैं पूरी बात करता हूं। अभी नुमानी साहब ने एक बात कही कि हम आधुनिक शिक्षा के पक्षधर हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जब मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा देने की बात कही, यही लोग यहाँ जाकर महाराष्ट्र सरकार का विरोध कर रहे थे। क्यों नहीं करते हैं? आपको जितना मैंने सुना आप कह रहे हैं कि आप भी चाहते हैं कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो, बेहतर तरीके से चीजें आगे बढ़ें, लेकिन उत्तराखंड में जब एक आदेश जारी होता है और कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर मदरसों में लगनी चाहिए, तो विरोध क्यों होता है? देखिए संजीदा बात यह है, इसको समझना चाहिए, सबको समझना, सरकार को भी समझना चाहिए और तमाम मीडिया को भी समझना चाहिए। मदरसों में हमारे यहाँ किसी की तस्वीर मूर्ति नहीं लगाई जाती। देश के प्रधानमंत्री किसी की भी नहीं। अरे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े धर्म की बात नहीं हो रही है। सुन लीजिए, ये धार्मिक भावना की बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े उनकी भी नहीं लगा सकते, नहीं लगाई जा सकती, नहीं लगाई जा सकती। अच्छा फिर ये अंतर कैसे? नहीं लगाई जा सकती, वो हमारा मजहबी मदरसा है। नहीं आप सुनिए जरा, आप उसी मोदी सरकार से लाखों करोड़ों रुपए तो लेंगे मदरसे के आधुनिकीकरण के लिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाएंगे। आप देश के प्रधानमंत्री से हमारा धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, इस स्टेट स्पॉन्सर्ड वो मदरसा नहीं है, हमारा धार्मिक इंस्टीट्यूशन है और मुझे मेरा संविधान इसकी आजादी देता है। और मैं अपने मदरसे में किसी की ना तो लगी है आज तक, पैसे लेंगे ना तो लगी है, सरकारी मदद लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। हम मुखालफत करते हैं उनकी, जो स्कीम चलती आ रही है, जो मदरसों में सरकार का पैसा लेते हैं हम उनकी मुखालफत करते हैं, करते रहे। सालों से स्कीम चलती आ रही है मदरसों के आधुनिकीकरण। हमने उस वक्त भी विरोध किया, आज भी विरोधी है। तो फिर आप आधुनिकीकरण के सरकार से पैसा लेते हैं तो आपके विरोध को कहते हैं कि जब आपके विरोध को कोई सुनता नहीं, सरकार फिर इस बात का मतलब क्या है? पड़ेगा, कहिए ना, पैसा लेगा तो नहीं मानना पड़ेगा। केंद्र सरकार से पैसा लेके नहीं, सरकार से पैसा ना लें, सरकार का पैसा लिए अपने पैसे से अपना इंस्टीट्यूशन मजहबी चला रहे हैं। 77,000 मदरसे ऐसे हैं आबिद साहब जिनको केंद्र सरकार पैसा देती है। 77,000 मदरसों को नहीं देती। 77,000 सरकारी आंकड़ा है, राज्यवार आपको बता दूंगा। 77 ही नहीं, गलत बिल्कुल। 17,000 साहब अपने आंकड़े दुरुस्त कीजिए, मैं दावे से कह रहा हूँ 77,000 नहीं है, नहीं है, निकालिए आबिद साहब 77,000 चौथी बार दोहरा रहा हूँ। ठीक है, सवाल एक बार लेते हैं, आप अपने आंकड़ों को दुरुस्त कीजिएगा। जिन मदरसों का आप सबको सरकारी एडिट गिनना है, ऐसा नहीं है। जिनको सरकार से पैसा मिला है, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को। ठीक है, जो जनता मौजूद है उनके मन में किस तरीके के सवाल है वो एक बार लेते हैं। मौलाना साहब एक प्रश्न है, एक प्रश्न है आपसे, अगर कोई गलत काम या कोई गलत शिक्षा मदरसों में नहीं पढ़ाई जाती तो आपको उनका पंजीकरण कराने से आपत्ति क्या है? ठीक है, नहीं कुछ ही बचे हैं, योगी सरकार में सब हो चुके हैं लगभग जी। आज पूरा देश का इतिहास गवाह है कि सन 1957 में जब देश आज़ाद हुआ तो उलमाओं की लाशें 1947 में पेड़ों में टंगी हुई थी और सबसे ज़्यादा कुर्बानी थी और बराबर जो है ना इस देश में ऐसे ही रहा। और जो है 2018 आ गया, ये आज तक मदरसों पर सवाल क्यों? मदरसों पे सवाल जो है ये यही सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की जो ये मदरसों पे एलिगेशन लगा रही है। आज तक जितनी भी सरकारें आई उन जो चाहे जनता दल की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, कोई सवाल नहीं। हमारा मदरसे में डेवलपमेंट जो है ना होना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं पैसे लेने की जरूरत नहीं है सरकार, नहीं पैसा नहीं लेते पैसा, नहीं पैसा जो है ना जो लोग मॉडर्न मदरसा चला रहे हैं वो ले रहे हैं, लेकिन जैसे कर सकते जो हो चुका पहली लड़ाई थी। इस्लाम में कोई भी आप धर्म के विरुद्ध नहीं हो और पूरी तरह इंसानियत के पक्ष में हो, तो जब जब आतंकी पकड़े जाते हैं और वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं या कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद लगाया जाता है तो वो भी भारत विरोधी है, तो आप लोग इकट्ठे होकर उनका विरोध क्यों नहीं करते? देखिए एक एक करके
बहुत तगड़ा करते हैं। नुमानी साहब आपने आप ना देखिए तो उसका इलाज आबिद साहब बताइएगा जरा, आप ही से सवाल है। मैं वही कह रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, जब भी कोई ऐसी घटना कहीं जरा सा भी संदिग्ध होता है, उस पर फौरन पूरा मदरसा समाज विरोध करता है और ऐसे लोगों को ठिकाना तक नहीं देता। लेकिन सिर्फ किसी पर आरोप की बुनियाद पर उसकी जिंदगी बर्बाद करें। मेरे पास सैकड़ों से ज्यादा लोगों की लिस्ट ऐसी रखी हुई है कि जो बेचारे 10 साल से लेके 14 साल के बीच जेलों में बर्बाद करके आए और अदालतों से निर्दोष छूट करके आए, बरी होकर के आए। उनकी जिंदगी कौन लौटाएगा? कौन उनको वो पनिशमेंट देगा? कोई उनके बच्चे बर्बाद हुए, उनकी जिंदगियां बर्बाद हुई, कौन देगा उनका? वो सिर्फ आरोप की बुनियाद पर आप किसी समाज को पूरे को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये पॉलिटिकल बेईमानी है, पूरी तरह बेईमानी। विरोध और आरोप लगाने के लिए आरोप लगाने का सिलसिला चल रहा है क्या मौजूदा सरकार में, आपकी पार्टी में मदरसों को? सही है, नवानी साहब सही कह रहे हैं। इस जमाने में नहीं पकड़े गए हैं लोग, कांग्रेस के जमाने में ये काम बहुत ज्यादा होता था। नवीन कुमार साहब 95% कांग्रेस के जमाने के मामले है, बल्कि 99% कहिए। जी सवाल आपसे है, सिर्फ आरोप के लिए आरोप लगाने की राजनीति करते हैं आप? जब हम कार्रवाई करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं अनुराग जी, जब आपने मदरसों के रजिस्ट्रेशन की बात कही तब कितने लोग निकल करके आ गए कि हम जो है इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, धार्मिक मामला है। जैसे अभी तुम्हारी साहब जब हम की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के सम्मान की बात करते होना चाहिए। आप लोग चाहें तो अपनी जानकारी के लिए लोकसभा के प्रश्नकाल का प्रश्न नंबर 3003 जाकर देखिएगा। सरकार से सवाल पूछा गया, सरकार ने आंकड़ों के साथ, तथ्य के साथ जवाब दिया है और उसी जवाब को मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, जिसके मुताबिक साल 2009 से लेकर 2015 तक 70,000 मदरसे जुड़े हैं आधुनिकीकरण के केंद्र सरकार के कार्यक्रम में। अलग अलग राज्यों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि हमें सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है, हम सरकार से पैसा नहीं लेते। सालों से सिलसिला चल रहा है ये, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है अगर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आधुनिक तालीम हासिल करते हैं। सवाल यह है कि अगर आप पैसा लेते हैं तो फिर सिरे से खारिज क्यों करते हैं उस पूरे सिस्टम को जो आपसे भी उम्मीद करता है कि आप उसी मुख्य धारा से जुड़ जाइए जो विकास की तरफ ले जाते हैं? नहीं, ये जितने भी मदरसे जो है, आप जो 77,000 बता रहे हैं, 16-17 राज्यों में इस तरह मदरसा, जो मदरसा बोर्ड कहलाता है, मध्य प्रदेश हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, आपका राजस्थान हो गया, यूपी हो गया। तो ये जो आप कह रहे हैं वो करीब करीब बिल्कुल वो जो है वो संख्या है। वो मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, मैं आऊँगा विजय शंकर जी आपके पास भी आता हूँ। आबिद साहब एक बात बताइएगा, जैसे ही कहीं आतंकी अलर्ट की आशंका और अलर्ट जारी होता है, क्या आपको नहीं लगता कि मदरसों की भी निगरानी बढ़ा दी जाती है? ये विश्वास का संकट है या वाकई कोई बड़ी साजिश है? ये असल में विश्वास का संकट कह लीजिए इसको, या इसको वोटों की सियासत कह लीजिए। ऐसा होता है, आप मानते हैं? वोटों की सियासत, अरे मैं तो इतना तक जानता हूं कि पहले जो है अखबारात के जरिए, अब मीडिया चैनल आ गए हैं, पहले उनके जरिए लीक किया जाता है कि साहब वो विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर जो है वहाँ ये पाया जा रहा वहाँ, और वो पता चलता 6 महीने 1 साल पूरा जो है उसका इतना प्रचार प्रसार कर दिया जाता है कि लोगों का जहन बन जाए। उसके बाद कहीं छापे मारे जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं, समाज टूटता है। आप लोगों समाज को क्या इस बात का एहसास है कि आप लोग देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते, अपनी विचारधारा के चलते? अनुराग जी, सौभाग्य इस बात का है कि ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। अगर नहीं आती तो ये मदरसे जो अब निकल रहे हैं, जहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ सिखाई जाती हैं, ये मदरसे भी नहीं निकलते। और पब्लिक से निकल करके जो लोग आरोप लगाते हैं वो लोग आरोप नहीं लगाते। क्या हम बात का बतंगड़ तो नहीं बता रहे? देखिए, मैं ये हो सकता है कि 1-2 मदरसों पर सवाल खड़ा हुआ हो। देखिए, क्या हम नोमानी जी की एक बात से बहुत सहमत हूँ, एक बड़ी गलती तो नहीं कर रहे? देखिए, नोमानी जी जो कह रहे हैं, मैं इनकी एक बात से बहुत सहमत हूँ कि अगर कोई गलत चल रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो फांसी पर लटकाए। केवल प्रश्न खड़े कर समाज को गुमराह कर जो शांति में कलल डाला जाता है, इसके मैं बहुत विरुद्ध हूं। लोग प्रश्न तो करते हैं, सरकारी बहुत सारे मैं देखता हूं लोग बातों को उठाते हैं, लेकिन दोषी को सजा नहीं देते। और जब दोषी को सजा नहीं मिलती, एक बात आपको भी माननी पड़ेगी और ये इन्हें भी माननी पड़ेगी, भारत में जब भी आतंकवाद की कोई कार्रवाई बड़ी हुई है, उसके कहीं ना कहीं किसी मदरसे से तार जुड़े मिले, लेकिन वो सिद्ध नहीं हुए, सजा नहीं दे पाए। मेरे पास सब दिन खत्म हो जाते हैं इन लोगों के लिए। सरकार को क्या करना चाहिए और मदरसों को क्या करना चाहिए? सरकार को क्या और मदरसों को क्या? कानून तो सभी के लिए, कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। कोई सुझाव भी है क्या आपके पास? नुमानी साहब सुन लीजिए, समय खत्म हो रहा है। आप उसको टारगेट हो रहे मदरसे, तो एक बार खुले दिल से स्वीकार कीजिए, सरकार से कहिए कि सारे मदरसों की जांच हो जानी चाहिए।
विजय शंकर तिवारी, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप देश के माहौल को सुधारने में आगे बढ़ें, ना कि इस तरीके के बयान देकर खासकर मदरसों पर माहौल को बिगाड़ने के लिए आगे बढ़ें? जो वस्तुस्थिति जमीन पर होती है उसको उठाना हर संगठन का काम होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है अनुराग जी, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि जो सत्यता जमीन पर है, जो मदरसों पर प्रश्न खड़े होते हैं, तो उसको अगर ये स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका निराकरण कैसे होगा? बड़ी बड़ी बात करके ये उनका निराकरण होने वाला नहीं है। आपके साथ खड़े नहीं खड़े ना, उन मदरसों को बचाव कर रहे हैं, उन मदरसों को बचाव करना छोड़ दें, उन मदरसों को बचाव करना छोड़ दें जहां पर आतंकी जिहादी तैयार होते हैं। इस तर्क पर आप विजय शंकर तिवारी जी के साथ खड़े हैं। यही मुश्किल है, यही मुश्किल है। मैं जो है आप विजय शंकर तिवारी जी के साथ नहीं, मैं जो है न्याय के साथ हूं। मैं ये कह रहा हूं, मंदिर, मस्जिद, मठ, घर कहीं भी हो, चाहे वो अब्दुल हमीद नोमानी हो या विजय शंकर तिवारी हो, नरसिंह महाराज हो, वही बात है। आप मुंह मत देखिए, मैं अगर अपराधी हूं, कोई अपराधी लटकाओ उसको। ठीक, इस बात का समर्थन करता हूं। ये अहम बात लेकिन सवाल ये कार्रवाई ईमानदारी से होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस संवेदनशील विषय पर अपनी राय, अपना अनुभव साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। नमस्कार।